अभी ना ऑर्गेनिक हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो देखो तुम सारे नीट के ही स्टूडेंट्स हो, राइट? तो मतलब जिनके पास बायोलॉजी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आपको ऑर्गेनिक तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी पता है 50 to 60 मार्क्स की आती है नीट में, तो हम ऑब्वियस सी बात है उसको लीव नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती है ऑर्गेनिक को समझ पाना, कुछ बच्चों ने जीओसी देख के पता लगा लिया होगा कि ऑर्गेनिक में क्या चीजें हैं, ठीक है? तो अगर आपको डिफिकल्ट लगती है ऑर्गेनिक, तो आप एक काम करेंगे, एनसीईआरटी को तो देखो छोड़ना ही नहीं है। एनसीईआरटी, गुड इवनिंग मनीष, एनसीईआरटी को तो छोड़ना ही नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको करनी है, किसकी? ऑर्गेनिक के लिए, है ना? ऑर्गेनिक के लिए आपको लाइन बाय लाइन करनी है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के आपको इंटेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन लीव नहीं करने हैं किसी भी हाल में। जैसी मैं क्लास में जो टॉपिक करा रही हूँ, वो आप एनसीईआरटी से देख, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन टॉपिक से, उनको करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जस्ट आफ्टर द क्लास, ठीक है? उसके अलावा जो मैं असाइनमेंट दूंगी, तो मैं तो देखो यही आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप वो असाइनमेंट सीरियसली लो, ठीक है? तो वो मैं आपको डेफिनेटली देने वाली हूँ, ठीक है? और क्या कहते हैं, बस जो मैं करा रही हूँ वो कर लो, और एनसीईआरटी तो छोड़ के जानी नहीं है। तो आप 60 में से 50 तो आराम से क्रॉस कर, 50 आराम से आ जाएंगे आपके, अगर आपने इसको, ये नहीं कि आज पढ़ लिया बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक कर लिया, कल फिर से डब्बा गोल, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है ऑर्गेनिक में। अगर आपने डेली बेसिस पे ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी ना, तो चीजें भूलते जाओगे, और अगर डेली पढ़ोगे ना, चीजें याद होती जाएंगी, और हर दिन कुछ नई नई चीजें देखोगे कि ये हो रहा है। और ऑर्गेनिक की सबसे अच्छी बात ये है कि ऑर्गेनिक में जो चीजें पढ़ते हैं ना, वो यूनिवर्सल होती है। ऐसी नहीं, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर में मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में वो चीज चेंज हो जाएगी, लाइक इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? तो आपको क्या है ना, एक बात आपने सीख ली ना ऑर्गेनिक की, तो बार बार वो चीजें आएंगी, आप खुद देखोगे, खुद देखोगे जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। इवन अगर आप जीओसी देख कर आए हो ना, आपको खुद लगेगा कि बहुत सी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं जीओसी में। हाँ जी, मैं ग्रुप 20, 21, 22 को मैं ही पढ़ाऊंगी, बट मैंने, आई थिंक उनकी तो क्लास नहीं है ना अभी। नहीं नहीं, 20, 21, 22 को आई थिंक मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अभी मेरे पास 12, 14 एंड 8, 9, 10, 11 के स्टूडेंट्स है, राइट? हाँ, ये तो बता दो, उसी बैच के हो ना तुम सारे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वही पूछ रही हूँ मैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर रहने वाला है बच्चा, वो रहने वाला है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है? चल, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, 2 क्वेश्चन आते हैं नीट में इससे, तो अच्छे से पढ़ना है बेटा। कोई बात नहीं है तनु, वो तो कोई बात नहीं, तुम्हें चैप्टर समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो, पहले ना सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन क्या होता है ना। चैप्टर की फील भी आनी चाहिए कि चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं, पता चले मैं डायरेक्ट ही तुम्हें रिएक्शंस कराने लग जाऊं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? क्योंकि मैंने जीओसी नहीं करवाई, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग से बोला है कवर करने को, इसलिए। ठीक है, तो देखना क्या लिखा हुआ है, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, aliphatic or aromatic by an equal number of halogen atoms result in the formation of alkyl halide which is haloalkane and aryl halide haloarenes respectively। अगर ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो सिंपल देखो, ये आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? अगर मान लो मैं इसमें से एक H हटा दूं और एक H रिप्लेस करके मैं X लगा दूं, X कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या हो जाएगा? CH3X हो जाएगा, बताओ। तो ये क्या है आपका एलिफेटिक कंपाउंड है। एलिफेटिक क्या होता है बताओ? एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं बताओ? यही होते हैं जो मैंने लिख रही हूँ, ठीक है? और इसको क्या बोल सकते हो आप? हेलो एल्केन्स बोल सकते हो। वाई हेलो एल्केन्स? वाई हेलो एल्केन्स? हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन्स मतलब कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना? ऐसे ही अगर मैं मान लो कोई एरोमेटिक ले लूं, आपको पता है आप ये पढ़ते आ रहे हो, मतलब अगर मैं बात करती हूँ एरोमेटिक की, तो आपके माइंड में सबसे पहले बेंजीन का नाम आता है ना, क्योंकि इसको ही आप देखते रहते हो, बेंजीन बेंजीन बेंजीन। तो अगर मान लो आपको पता है, ये तो अंडरस्टूड है ना बच्चा, कि यहाँ पे सारे एच होंगे, है ना? C6H6 होता है इसका,
फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें भी मैं सेम चीज करूं कि H हटा के X लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड बोलते हैं। एराइल क्या है, हाँ बच्चा पार्टी, एराइल क्या है, ये वाली चीज, बेंजीन। ठीक है। बेंजीन के ऊपर बच्चा कोई सब्स्टिट्यूएंट लग चुका है, अब वो बेंजीन नहीं रहा, समझ रहे हो। बेंजीन आप इसको बोलोगे, जब बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तो आप उसको एराइल से बोलते हो। एराइल आगे जब आप पढ़ोगे तो देखोगे फिनाइल बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे ही कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तो आप देखोगे फिनाइल हैलाइड, फिनाइल ये ऐसे करके बोलते हो आप, है ना। और क्या बोल सकते हो इसको, एराइल हैलाइड को हेलो एरीन बोल सकते हो। हेलो मतलब हेलोजिन और एरीन मतलब एराइल, ये आपकी फिनाइल रिंग को ही बोला गया एराइल, ठीक है। तो ये तो था सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा फंडा था। अच्छा, अभी हम क्या देखेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से समझना, आज बेसिक क्लास रहने वाली है। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आई ना चीजें, फिर बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े प्रिपरेशन करने में दिक्कत आने वाली है ना। फिर हमें तो बहुत चीजें पढ़नी है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है बच्चा, इधर देखो, कंपाउंड्स कंटेनिंग और जहां एक और चीज, जहां भी समझ में ना आए, इत्तू सी भी चीज समझ में ना आए, वहीं मुझे रोक देना, मैं पहले बोल रही हूँ। ऑर्गेनिक को आपको कोशिश करनी है सारे डाउट क्लास में ही क्लियर करके जाओ। समझ में आ गई ना बात, जहां पे भी आपको लग रहा है कि मैम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप बताओ, वहीं रोक देना मेरे को कि कैसे किया है ये, ठीक है। ये बात ध्यान रखना ऑर्गेनिक के केस में। ऑर्गेनिक में तो देखो तुम रट्टा मारते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑर्गेनिक मैं चाहती हूँ जितना क्लास में करवा रही हूँ, सारी जो भी डाउट्स है वो क्लास में ठीक करके जाना अपना। अच्छा, अभी देखो क्या लिखा हुआ है। अभी हम बेसिकली वो कंपाउंड्स देखने वाले हैं बेटा, sp3CX बॉन्ड हो, है ना। वही एक्स आपका कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले बच्चे एल्काइल हैलाइड, तो देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे ये लिखूं CH3CH2Br, है ना, तो ये कार्बन क्या हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन की, बताइए क्या हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन की। sp3 अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन पता है ना कैसे निकालते हैं, बताऊं, मैम पता है। फिर भी लिख लो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, क्योंकि पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। अभी हमें पता है यहाँ पे लोन पेयर तो है ही नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करोगे। ऐसे ही इसकी भी क्या है, sp3, तो ये क्या आपके हेलो एल्केन्स है। उसके बाद एलाइलिक हैलाइड्स क्या होता है, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं मैम एलाइलिक विनाइलिक में। अभी तक इवन 12th के बाद जब अपने ग्रेजुएशन करते हो ना कुछ बच्चे, तो फिर वहां पे भी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को एलाइलिक और विनाइलिक में। लेकिन हमें अपनी कंफ्यूजन को अभी अभी ही इसी चैप्टर में ही इवन इसी वक्त दूर करना है कि एलाइलिक और विनाइलिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एलाइलिक क्या होता है बच्चा, ये देखो, डबल बॉन्ड, ध्यान से सुन लो, डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन को क्या बोला जाता है बच्चा, एलाइलिक कार्बन बोला जाता है। फिर से बोलूं, Yes, ma'am. डबल बॉन्ड, इधर देखो, डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन को, यानी कि उसके साथी को क्या बोला जाता है, एलाइलिक कार्बन बोला जाता है। वैलेंसी पूरी कर दो। और उसके साथ अगर कोई ग्रुप लगा है, सपोज यहाँ पे एक्स लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। मान लो एक्स की जगह OH लगा है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। समझ गए बच्चा, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये वाला कार्बन भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला कार्बन भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है जी। चल, उसके बाद हम बात करते हैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स की। एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स की यानी कि एरोमेटिक रिंग है, उसके ऊपर हेलोजन लगाओ। जैसे ये देखो, ये क्या बना रखा है मैंने, बेंजीन के ऊपर क्या लिख रखा है, CH2Cl, ठीक है। इस पूरे को क्या बोलते हैं बच्चा, बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। अभी सीख लो इन चीजों को, क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। अभी इसके साथ हेलोजन है तो बेंजाइल हैलाइड बोल दो, कई कई जगह बेंजाइलिक हैलाइड भी मिलेगा, बट यहाँ पे क्लोरीन लिखा हुआ है तो वी से बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर यहाँ से बच्चा एक H और निकाल दोगे तुम, उसका नाम हो जाता है बेंजल, उसका नाम हो जाता है बेंजल डाइक्लोराइड। एक और H हटा दोगे तो उसका नाम हो जाता है बेंजो ट्राइक्लोराइड, क्योंकि 3 Cl है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला। बेशक ये बेंजल और बेंजो याद रहे या ना रहे चलेगा, बट बेंजाइल का पता होना चाहिए कि बेंजाइल ग्रुप कौन सा होता है, एलाइल ग्रुप कौन सा होता है, विनाइल ग्रुप कौन सा होता है, ठीक है। अभी आ गया हो, आगे क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, क्या लिखा हुआ है,
कंपाउंड कंटेनिंग sp2CH बॉन्ड। इसमें एग्जांपल आता है बच्चे, और देखो लीव मत करना, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लीव मत करना। इसका एग्जांपल क्या है, विनाइलिक हैलाइड्स। अब कहोगे मैम विनाइलिक क्या होता है, ध्यान से सुनो, डबल बॉन्ड कार्बन को ही हम क्या बोलते हैं, विनाइल कार्बन बोलते हैं। और इसके साथ अगर आपने कोई ग्रुप लगा दिया तो उसका नाम भी कैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। जैसे ये विनाइलिक हैलाइड है, OH होगा तो विनाइलिक अल्कोहल होगा, जो जैसा होगा वैसे उसको नाम मिलेगा। ठीक है जी, चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एराइल हैलाइड। तो ये क्या, एराइल हैलाइड का मतलब क्या, बेंजीन के ऊपर आपने ग्रुप लगाया हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगाया हुआ है। तो और आपको पता है ये सारे के सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बताने की जरूरत है कैसे sp2 है, बता दो मुझे। यहाँ पे 6 के 6 कार्बन बच्चे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, क्यों है ऐसा, बताना जरा। मैम एक पाई बॉन्ड है इसलिए। हाँ, किसने बताया, आकृति ने बताया, वेरी गुड। ठीक है, कैसे काउंट करते हैं, वही सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। ऐसी जो ये विनाइलिक कार्बन है, ये भी क्या है बच्चा, आपका sp2 है। समझ में आया, एलाइलिक, विनाइलिक, एराइल, बेंजाइल, सब क्लियर हो गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब देखो नोमेनक्लेचर ना, अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना। जो नोमेनक्लेचर है हेलो एल्केन हेलो एरीन का, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बोर्ड्स में आ सकता है इससे क्वेश्चन, बट कॉम्पिटिटिव में नहीं आता। यहाँ से नोमेनक्लेचर कहाँ से आता है, हाइड्रोकार्बन वाले से। तो अगर आप सीरियसली नोमेनक्लेचर को पढ़ना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लगा के ना हाइड्रोकार्बन वाले में से ही करना। पहले एनसीईआरटी का पढ़ना, मैं बता रही हूँ, अगर किसी को नोमेनक्लेचर करना है, एनसीईआरटी के रूल्स करना, एनसीईआरटी के एग्जांपल करना, देन पीवाईक्यूज में जो हाइड्रोकार्बन में पूछे गए हैं नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन, बस उसको करना, खत्म, आपका प्रिपेयर हो चुका है नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो अगर किसी को नोमेनक्लेचर पढ़ना ही है तो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर का पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं, चलो लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना, एनसीईआरटी में है। तो अगर मैं बोलूं बेटा इसका नामकरण करने को, तो कैसे करोगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्रोमीन है, तो नंबरिंग आपको यहीं से देनी पड़ेगी, हाँ या ना। ब्रोमीन को 1 ना दे देना, ब्रोमीन को 1 मत देना, कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है पहले, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देन आपको जो है जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट प्रायोरिटी मिले, सॉरी लोवेस्ट नंबर मिले, वहां से आपको देना है। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, तो 10th में भी पढ़ते थे ना, 1 ब्रोमोप्रोपेन, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, इसको कैसे करूं, कहीं से भी दे दो, 1 2 3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, बोलियो। 2-chloropropane. ओके, आप सबने बोला है 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, बढ़िया। इसमें आ जाओ, इसमें कहां से करूं नंबरिंग, मैम जहाँ जहाँ क्लोरीन क्लोरीन 1 2 3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पहले किसको लगाओगे, सब्स्टिट्यूएंट को। हाँ जी, 1-chloro-2-methyl. 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2-methyl propane. propane. मिथाइल को आप लोगों ने बाद में क्यों लिखा, अकॉर्डिंग टू Alphabetical order. शाबाश, अरे तुम पढ़ते तो हो यार। फिर आप कहोगे और क्या मैम, हमें क्या समझ रखा है आपने, पढ़ते हैं हम, है ना। इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या नेम हो जाएगा, Bromobenzene. ठीक है। इसका नेम क्या हो जाएगा, कैसे, कहां से नंबरिंग करूं, 1 2 3, 3 bromobenzene. हाँ 1 3 Dibenzene. Dibromobenzene. वेरी गुड। अभी मैं ना धीरे धीरे इसलिए चल रही हूँ क्योंकि अभी बस शुरू ही किया चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे कैसे होगा, 1 2 3 1-3-5 tribromobenzene. Tribromobenzene. अच्छा, नोट्स भी बनाते हो क्या साथ साथ, Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ठीक है जी, चलियो, चलो चलो चलो, ओके चलते हैं बच्चे नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे। यहाँ पे कैसे करें, MCl की तरफ से नंबरिंग करेंगे CH2 ओके, के तरफ। और मैम एक नाम कलर होगा चेंज कर लेते हो, 1 1 2, क्लोरो 1-chloro-2,2-dimethyl propane. ओके, कोई और लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है क्या इसके अलावा, ये यही होगी, सोचना एक बारी, इसके अलावा कोई और लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है ना, तीन ही यही होगी होगी। ना।
यही होगी ना? Yes, ma'am. Same ही होगा. वेरी गुड। क्या लिखूं? 1 क्लोरो 2 डाइमेथाइल डाइमिथाइल डाइमिथाइल प्रोपेन। हाँ प्रोपेन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो मैम ने एनसीईआरटी की स्निपिंग ही लगा दी है ना, मैम बड़ा शॉर्टकट लगाती है, करती है ना। चलो अभी ये मैं लिखती खुद है ना, स्ट्रक्चर बनाती टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैंने स्निपिंग कर दी। ठीक है, ठीक किया ना, बता दो। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है अरे तुम बड़े अच्छे हो यार। हाँ 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 बोलते हो मेरे साथ, है ना। देखो इधर देखो, जो जरूरी है ना मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखो नेमिंग तो तुम कर लोगे, ये तुम्हारे लिए बहुत इजी है इसको नेमिंग करना। 2 क्लोरोब्यूटेन 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये तुम्हें आता है। ये स्निप लगाने का बच्चा, मेरा जो मोटो था वो ये था कि तुम्हें ना ये कुछ के कॉमन नेम भी पता होने चाहिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, एग्जाम में ना कॉमन नेम देने लग गए हैं। अगर एग्जामिनर को कुछ क्वेश्चन पूछना हो ना तो वो कॉमन नेम देता है आजकल। ठीक है, तो आपको ना पता होना चाहिए सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है। सेकेंडरी मतलब समझते हो कि जो ये कार्बन पे आपका हेलाइड अटैच है, विच इज योर क्लोराइड, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो सेकेंडरी है, डेट इज वाई इसका नाम सेकेंडरी रखा है ना। और 4 कार्बन है इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड रखा है। ऐसे ही ये क्या नियोपेंटाइल है, नियोपेंटाइल में तुम्हें पता ही है क्या होता है ना, ये होता है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। अगर यहाँ पे Cl होता तो आप क्या बोलते? नियोपेंटाइल क्लोराइड बोलते। ठीक है, ऐसे इसको क्या बोलोगे? CH3 यार, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी क्यों बोला? टर्शरी क्यों बोला? क्योंकि ये टर्शरी कार्बन से अटैच है, समझ गए? क्योंकि ये क्या है, टर्शरी कार्बन से अटैच है। ऐसे ही ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, वैसे आपको नंबरिंग देनी हो। हाँ, और मेरी बात ध्यान से सुनना, ये देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2Br। अभी ध्यान रखना, डबल बॉन्ड को आपको पहले प्रायोरिटी देनी है हेलोजन से, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे 1 2 3, तो 3 ब्रोमो प्रोपीन लिखोगे। समझ में आ रही है सबको? डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी। हाँ, मुझे ना एक चीज याद दिलवाना कल, आज तो रहने दो, आज तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा लेने के लिए। मेरे को जब भी अपना लेक्चर होगा ना, एक ध्यान दिलवाना कि ना मैं आपको वो एक टेबल लिखवा दूंगी उसकी फंक्शनल ग्रुप्स की, कि किसको पहले प्रायोरिटी देनी है, सो डेट जब आप नोमेनक्लेचर रिवाइज करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बार मुझे मैसेज करके रिमाइंड करवा देना। ठीक है, मैंने 12R में भी बोला था बच्चों को, उसमें भी मैं भूल गई बताना। ठीक है, तो एक बार मुझे याद दिलवा देना। जिसके पास है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो याद दिलवा देना यार। कोई बोल रहा है क्या कुछ? मैम ब्रोमो को देंगे ना? क्या? मैम आपने जो अभी बताया है CH2 नहीं CH2Br। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है बच्चे, अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स। ओके ये ध्यान रखना, ब्रोमीन इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप होता ना, लाइक OH होता, CH होता, एसिड होता, एस्टर होता, तो वहीं से नंबरिंग होती। लेकिन जब बात आएगी डबल बॉन्ड और हेलोजन की, तो आपको ध्यान रखना है डबल बॉन्ड को आप पहले प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, उसके बाद ये भी ध्यान रखना बच्चे, ये क्या होता है? ये होता है टोल्विन। ये क्या होता है बेटा? टोल्विन होता है। ठीक है, अभी यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, Cl के एडजेसेंट वाली पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है, तो ध्यान रखना ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो। ध्यान देना, CH3 के दोनों साथ वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ये वाली होती है मेटा, और ये वाली सामने वाली होती है पैरा। तो ये क्या है? ऑर्थोक्लोरोटोल्विन है इसका नाम। ठीक है, ऑर्थोक्लोरोटोल्विन है, और ये तो मैंने आपको बता दिया बेंजाइल क्लोराइड है। ठीक है, उसके अलावा कई बार ये भी देखने को मिलता है तुम्हें मिथाइलिन क्लोराइड, तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि मिथाइलिन क्लोराइड क्या चीज है, तो ध्यान रखना CH2Cl2। ठीक है, जब आप मिथेन में से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दोगे तो उसका नेम क्या हो जाएगा? मिथाइलिन क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, HCl क्लोरोफोम हो गया, ब्रोमोफोम हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, तो एक बार ना इस टेबल को जरूर देख लेना बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पूरे चैप्टर में ना ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं बार बार तुम्हें देखने को मिलेंगे, है ना। तो एक बार रिवाइज करके इसको अपने माइंड में सेट कर लेना।
ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उसमें आते हैं। तो एक काम करते हैं, एक दो कर लेते हैं, बाकी आप होमवर्क लेंगे, ठीक है? तो खुद करोगे या मैं बताऊं? फर्स्ट वाला खुद ही करेंगे मैम। चलो करो, एक बार ट्राई करो, यहाँ पे मत देखना स्क्रीन पे, ठीक है? मैं अपना करूंगी, तुम अपना करो। हाँ जी, करके ना हैंड रेस कर लेना। वेरी गुड। हाँ गुनगुन बताओ। 4-bromopant 2-ene. वेरी गुड, शाबाश, सही है। एग्री करते हो? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। और कौन सा करें? कौन सा मुश्किल लग रहा है? कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है? कौन सा करें? थर्ड वाला करें क्या? थर्ड वाला करते हैं, तुम लोग भी करो, फिर मुझे हैंड रेस करना और बताना फिर क्या होगा। ये तो इजी लग रहा है मेरे को। हाँ नूर बताओ। अरे बुक मैम तो नहीं ओपन करके बैठे ना? मैम 4 No, ब्रोमो ma'am. नो मैम। हाँ 2-ene. हाँ जी, एक बार फिर बोलना बेटा। मैम 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2-ene. बेटा हिंदी इंग्लिश मिक्स नहीं, इंग्लिश में बोल दो। वैसे तो हिंदी चलेगा, लेकिन इसमें 4-3 बोल दो। मैम 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2-ene. शाबाश, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. 3 मिथाइल पेंट, पेंट वो वाली पेंट नहीं जो तुम पहनते हो, वो PNT होता है, ठीक है? चलो बाकी तुम कर लेना, ठीक है? ओके। Okay, ma'am. उसके बाद आओ नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब ये CX बॉन्ड क्या चीज है? देखो X क्या है? हेलोजन है। मैं फिर लिख देती हूँ यहाँ पे, कंफ्यूजन ना हो। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, ठीक है? अच्छा, अभी नेचर बताना है आपका। पहला टॉपिक ही है ये। नोमेनक्लेचर के बाद पहला टॉपिक ही आपका ये नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो आपको पता है बेटा, हेलोजन जो होता है कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पता है सबको? तो अगर हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये क्या पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और कार्बन क्या करेगा एज कंपेयर टू हेलोजन? पार्शली पॉजिटिव चार्ज जो है एक्वायर करेगा। आपको पता है डेल हम क्या दिखाते हैं, पार्शली पॉजिटिव या पार्शली नेगेटिव। हाँ जी सानिया बच्चे, आज ही हुआ है, ठीक है? तो ये इसका नेचर देख के आपको क्या लग रहा है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो जो CX का नेचर है वो कैसा है बच्चे? पोलर है, ठीक है? यानी कि मैं बोल सकती हूँ क्या कि जो ये कार्बन है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम, है ना? क्योंकि कार्बन क्या है, पॉजिटिव। जैसे ये बाहर जाएगा, इसको आप बाहर भगाओगे तो क्या करेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये जो बाहर भगाने वाला सिस्टम है बच्चा, उसको क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होता है? जब कोई एटम या ग्रुप बोल दो, जब कोई ग्रुप अपने साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन को साथ लेके चलता बनता है, उसको क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप बोलते हैं। अभी ना बहुत सारे लिविंग ग्रुप आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है? तो लिविंग ग्रुप भी डिसाइड करने की ना एक बोलते हैं ना एक तरीका होता है कि कैसे आपको पता चलेगा कि मैम कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन सा बैड लिविंग ग्रुप है। तो जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर में, आपको पता चलता जाएगा कि कौन कौन अच्छे लिविंग ग्रुप हैं और क्यों है, ठीक है? वैसे तो अभी ध्यान रखो, लिविंग ग्रुप वो अच्छे होते हैं बच्चा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, ठीक है? अभी के लिए इतना ध्यान रखो, ठीक है? चलो अगर मान लो बेटा, यहाँ पे देखो इधर, अगर मैं मान लो CF लिख लूं, यहाँ पे लिखूं CCl और लिखूं CBr और लिखूं Ci, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन चारों में से, अच्छा आ गए, इन चारों को अगर आपको बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में लगाना है तो कैसे लगाएंगे? बॉन्ड एनर्जी, सुना है ये वर्ड, बॉन्ड एनर्जी? जितना बॉन्ड को Yes, तोड़ने ma'am. के लिए ब्रेक Yes, करने ma'am. के लिए एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो एक बात देखो,
किसको ब्रेक करने के CO लिए? सबसे ज्यादा होगा, फिर CCl, फिर CBr, फिर CI। सान्या, व्हाट आर यू सेइंग? बच्चे रिपीट अगेन प्लीज। मैम CF सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद CCl, फिर CBr, फिर CI। अच्छा, ऐसा क्यों? CF क्यों ज्यादा होगा? मैम फ्लोरीन मैम, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट होता है। वेरी गुड। तो कैसे ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन देता है। करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ भी एक्सप्लेन कर सकते हो, या यू कैन ऑल्सो से ऑन द बेसिस ऑफ साइज। आपको पता है सब में कार्बन कार्बन सेम है ना? तो फ्लोरीन सबसे छोटू है, तो छोटू छोटू बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, फिर क्लोरीन बॉन्ड वीक, फिर ब्रोमीन यादा नहीं हुआ ताइबा, अभी तो बस चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है। ब्रोमीन और बड़ा हो जाएगा, बॉन्ड और वीक। आयोडीन तो वही सबसे बड़ा है, तो बॉन्ड और वीक हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी यस मैम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ? देखो आप ना वो वाली चीज को गलत मतलब कंपेयर मत करना जो आप ये पढ़ते आ रहे हो, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैं अभी फिलहाल बॉन्ड एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो दोनों में कंफ्यूज मत रहना। और ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है और जेई का भी क्वेश्चन है। मैम लिविंग ग्रुप के बारे में आपने क्या बताया था? प्रिया बच्चे मैं आगे फिर बताऊंगी लिविंग ग्रुप के बारे में। अभी सिर्फ मैंने ये बताया था कि अगर कोई लिविंग ग्रुप जा रहा है आपके मॉलिक्यूल में से, तो वो अपने क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को साथ लेके जाता है, वो छोड़ के नहीं जाता। ठीक है, तो बेसिकली हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा है, वो जब मैं आगे चैप्टर प्रोसीड करेंगे ना, अलग अलग लिविंग ग्रुप पढ़ेंगे, तो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगी ये लिविंग ग्रुप है अच्छा, क्यों है अच्छा। हालांकि बस अभी ये वाली बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि लिविंग ग्रुप वो बहुत अच्छे होते हैं जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि और लिविंग ग्रुप अच्छे नहीं होते, बट जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, बोलो हाँ या यस मैम। चलो उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स मतलब कौन कौन से मेथड है जिससे हम हेलोएल्केन जो है बना सकते हैं। यही सेम रिएक्शन ध्यान से सुन लो, जो मैं ये फ्रॉम एल्कोहल से आपको करा रही हूँ, बिल्कुल ये डिट्टो की डिट्टो सेम है आपकी एल्कोहल फिनोल में, है ना? क्योंकि अल्कोहल से हम बना रहे हैं, वो भी अल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें अल्कोहल्स वाली रिएक्शंस भी होंगी, है ना? तो ध्यान से सुन लो, मैं अभी ये करा रही हूँ, मैं आपको उसमें नहीं कराऊंगी। और नीट वालों का तो फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ से जो मैं बता रही हूँ ना, जो भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, नीट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है। अभी देखो क्या समझाना चाह रही हूँ मैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल लिखा हुआ है, ये सेकेंडरी अल्कोहल लिखा हुआ है, और टर्शरी अल्कोहल लिखा हुआ है। ठीक बात है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। रिएक्शन मैं किससे करवा रही हूँ, जिसको आता भी है वो भी चुप रहेगा, है ना? मैं रिएक्शन किससे करवा रही हूँ, आप देख पा रहे हो HCl में, HCl से करा रही हूँ। अब किसी में कंसंट्रेटेड HCl होगा या किसी में डाइल्यूट होगा, वो छोड़ो, वो बात की बात है, कंसेप्ट समझो। और यहाँ पे मैंने क्या डाल रखा है बच्चा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाल रखा है इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं डाल रखा, इसमें मैंने सिर्फ लिखा हुआ है रूम टेम्परेचर। इट मींस जो पहली दो रिएक्शन है आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी, वो तो ZnCl2 के प्रेजेंस में हो रही है, बट जो आपका बच्चा थर्ड वाली रिएक्शन है वो रूम टेम्परेचर की प्रेजेंस में ही, मतलब रूम टेम्परेचर देते ही वो रिएक्शन हो रही है। अब ZnCl2 क्या है, तो बच्चा ZnCl2 क्या है, लुईस एसिड है। इस रिएक्शन में ये लुईस एसिड की तरह भी काम करता है और कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, समझे जी? ध्यान से सुन लो, ZnCl2 लुईस एसिड कौन से होते हैं बच्चा, जिनको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जैसे आपका FeCl3 हो गया, BCl3 हो गया, BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, ये सारे के सारे क्या लुईस एसिड है। ठीक है, और ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें ये समझना है कि पहली दो रिएक्शन में क्यों डाला ZnCl2, थर्ड वाले में क्यों नहीं डाला। ठीक है, तो इसको हमें समझना है इस वाली रिएक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बना के दिखा रही हूँ। होता क्या है बच्चे, एक्चुअल में OH को रिप्लेस करके यहाँ Cl लग जाता है और वाटर बाहर निकल जाता है। ऐसे ही इस केस में भी होता है, मैकेनिज्म मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, OH हट के क्या लग जाता है बच्चा, Cl लग जाता है और वाटर जो है बाहर निकल जाता है। हमें बाय प्रोडक्ट से लेना देना नहीं होता ऑर्गेनिक में, फिर से बोल रही हूँ, हमें बाय प्रोडक्ट से लेना देना नहीं होता है, हमें मेन प्रोडक्ट से लेना देना होता है। ठीक है, अभी ना ये रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद ना मैकेनिज्म समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं ना आपको टर्शियरी अल्कोहल का मैकेनिज्म समझाती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनना तुम लोग, क्या नाम है, 8, 9, 10, 11 वाले ग्रुप वाले, और जो ये अभी 12, 13, 14 है, जो तुम्हारा 8:30 वाली क्लास है ना, सेम लिंक से ही ज्वाइन करना। मतलब वैसे ओके तो मैम। ज्वाइन ही हो तो यहीं पे ही रहना। तो मतलब ये लगा लो मैं ये क्लास कंटिन्यू करूंगी, बीच में मैं 5-7 मिनट का ब्रेक दे दूंगी। ठीक है बच्चा? यस मैम। ओके Okay, मैम। ma'am. यस मैम। ठीक है, बाकी मैं मैम उसमें भी आप ये पढ़ाओगे? हाँ जी, क्या कह रहे हो? उसमें भी यही पढ़ाओगे आप? नहीं नहीं, आगे का कराऊंगी बेटा, आगे का कराऊंगी। सान्या समझ में आया क्या? तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैंने तुम्हें क्यों बुलाया 8, 9, 10, 11 के यहाँ स्टूडेंट्स को, और जो यस ये मैम। वाले स्टूडेंट्स हैं 12, 14 वाले, उनको 8:30 में भी आना है, सो दैट हम दो दो अलग अलग लेक्चर यहाँ पे पढ़ सके, राइट? दो अलग अलग टॉपिक को डिस्कस कर सके। चलो अभी आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, HCl डाल रही हूँ। HCl क्या है? एसिड है। एसिड क्या करता है? H+ देता है। कोई भी एसिड हो H+ देगा, चाहे वो HCl हो, HBr हो, HI हो, H3PO4 हो, बहुत सारे एसिड्स हैं। हमेशा जरूरी नहीं होता कि HCl ही आपको पेपर में देंगे, लेकिन इस रिएक्शन में HCl ही देंगे। अच्छा, तो पहला काम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? GOC देख के आया तो। H+ क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, तो क्या काम होगा फर्स्ट स्टेप में, कोई मुझे बताएगा? स्टेप फर्स्ट क्या होगा बच्चा? मैम ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर। वेरी गुड, हाँ हाँ बोलो, बिल्कुल सही बोलो, ट्राई करो, ऑर्गेनिक में ट्राई करो, बहुत बड़ी, मतलब मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियस सी बात है, देखो इलेक्ट्रोफाइल है तो इस पे कोई ना कोई आके अटैक करेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें तो आ जानी चाहिए तुम लोगों को, है ना? तो अभी क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चा? ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए तो क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ या ना? तो यस फर्स्ट मैम। स्टेप क्या होता है, इसको बोलते हैं हम प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, क्योंकि OH ने क्या एक्सेप्ट कर लिया बच्चा? H+ एक्सेप्ट कर लिया, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है इसमें? सेकंड स्टेप होता है H2O रिमूवल बाहर ऑफ निकल वाटर। जाएगा। अभी यहां से आपको क्या दिख गया कि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो लिख लो कहीं पे, वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप है? क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है? चार्ज है। मैंने आपको हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि अगर ऑर्गेनिक में किसी स्पीसीज पे कोई चार्ज है तो सबसे पहले वो क्या करता है? अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करवाता है। तो अपने चार्ज को वो खत्म कैसे करवाएगा? किस साइड ब्रेक करेगा, बताना जरा। कार्बन को दे देगा। तो यानी कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लाना है, वो तो ऐसे ही होगा। तो यहां से क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? CH3 कार्बोकेटाइन मिल जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे क्या यस हुआ? मैम। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ बच्चा? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई है। अभी थर्ड स्टेप में क्या होगा? जो वो Cl होगा वो क्या करेगा? अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो बना दो यस बस। मैम। देखो मैं ऐसे कर रही हूँ और Cl का अटैक करवा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा देखना, ये बन जाएगा। यस मैम। अगर मैं ये लाइन यस मैम। लगा देती हूँ, अगर मान लो मैं इतना लगा के छोड़ दूं तो भी समझ जाना वहां पे मिथाइल ग्रुप है। तो बेसिकली अब तुम्हें समझ में आया क्या कि जो ये रिएक्शन है वो रूम टेम्परेचर पे ही क्यों हो रही है? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? टर्शरी कार्बोकेटाइन मिल रहा है, विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी और सेकेंडरी। और यू नो वेरी वेल बच्चा कि प्राइमरी, एक सेकेंड रुको, प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबल। आपको पता है जब यहाँ से पानी निकलेगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और आपको पता है जहां पे भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है वो तो S1 मतलब क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन से होता ही नहीं है। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी SN1 SN2। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या डाला बच्चा? लुइस एसिड डाला, या आप बोल सकते हो कैटलिस्ट डाला, जिसकी प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन क्या हो रही है? फास्ट हो रही है। और यही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी है, लिख सकते हो आप लोग कि लुइस एसिड एक्सेलरेट द रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे?
लुईस एसिड एक्सेलरेट द रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन। समझ में आई ये वाली चीज, हाँ या ना? यस No, मैम। ma'am. यस मैम। किसी ने नो भी बोला है? नो Yes, मैम। मैम मेरे को नहीं आई मैम, एक बार बता दो। क्या नहीं आया कृति? मैम ये लुईस एसिड वाली लास्ट लाइन जो आपने लिखी है। मैंने बोला लुईस एसिड जो है बच्चे यहाँ पे जिंक क्लोराइड, वो यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट भी बिहेव करिए। तो कैटलिस्ट क्यों डालते हैं हम आकृति? सो दैट हमारी रिएक्शन फास्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि लुईस एसिड, कहीं भी आपको अगर कार्बोकेटाइन की रिएक्शन में लुईस एसिड मिल गया ना, तो समझ जाना वो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए वहां पे डाला है। इट मीन्स वो बिहेव कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। तो इसलिए मैंने लिखा है लुईस एसिड एक्सेलरेट द रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन। और इस पूरे प्रोसेस को बच्चा ग्रूव्स प्रोसेस भी कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्रूव्स प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए? यस मैम। चलो, सेम रिएक्शन एल्कोहल फिनोल में भी आने वाली है। ओके। मैम मैकेनिज्म भी आएगा क्या एग्जाम में? नहीं नहीं, मतलब मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है, आना चाहिए तुम्हें। जिसका नहीं, मतलब जिसका इम्पोर्टेंट नहीं होगा वो मैं करवाऊंगी भी नहीं, टेंशन मत लो। बट जिसका इम्पोर्टेंट है वो आपको आना चाहिए, तो ये आपको आना ही चाहिए। ये सबसे बेसिक मैकेनिज्म होता है ऑर्गेनिक में, जो मैंने आपको भी करवाया है। ठीक है? ओके मैम। ठीक है। अच्छा, अभी तो मैंने ये लिखा बच्चे, यहाँ पे देखो। अगर मान लो मैं HCl की जगह, मान लो यहाँ पे HI ले सकती हूँ, HBr ले सकती हूँ, HCl एंड HF। अगर मान लो आपके पास ये चारों हो, सपोज आपके पास टर्शरी ही एल्कोहल है और HCl के साथ साथ, मतलब मान लो HCl हो या HI हो या HBr और HF हो, तो किस वाले केस में रिएक्शन फास्ट होगी? HI के केस में, HCl, HBr या HF के केस में? HI के केस में। HI के केस में क्यों होगी? क्योंकि जो H और I Bond जो सुसाइड कर रहा है वो सबसे वीक है एज कंपेयर टू 3। ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछ ले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, तो आप क्या बोलेंगे? HI अगर आप लोगे तो ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन HBr, देन Cl एंड लास्ट में HF। हो गया इतना क्लियर? किसी को कोई डाउट यहां तक है? कोई डाउट? मैम रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड नहीं समझ में आया एक बार। बच्चे रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड का क्या मतलब है? देखो ना, अगर मान लो तुम टर्शरी एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, है ना, और आपसे पूछा जाए, यहाँ पे HX है, तो आपसे ये पूछा जाए किस केस में टर्शरी एल्कोहल जो है जल्दी रिएक्ट करेगा? जब XI होगा तब, XBr होगा तब, या XCl होगा तब, या F होगा तब? ये बताना था आपको। तो रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगी बताओ? जब X की जगह क्या होगा? I होगा। क्यों? क्योंकि HI का बॉन्ड क्या होता है? वीक है, वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। अभी आ गया होगा ना? चलो, उसके बाद देखो बेटा, ये वाली रिएक्शन देखनी है आपको। या एक काम करते हैं, ये वाली रिएक्शन ना मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं SN1 एंड SN2 करवा दूंगी, क्योंकि अभी मैं करवाऊंगी ना तो डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आएगी। तो एक बार ना इस रिएक्शन का ये समझ लो, जो ये मैंने रिएजेंट लिखे हैं, ये क्या होते हैं? रिएजेंट होते हैं। रिएजेंट का क्या मतलब होता है? कि उनका काम क्या है, रिएक्शन में क्या काम करने आया वो। तो इनका काम देख लो, इनका मैकेनिज्म जब मैं आपको SN1 एंड SN2 करवा दूंगी ना तब बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं करवा दूंगी ना तो समझ में नहीं आएगा कि मैम ने क्या बता दिया। ठीक है? तो बच्चे इसका ध्यान रखना। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रही हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रही हूँ। अगर आप एल्कोहल लेते हो, अगर आपको कहीं भी एल्कोहल मिल जाता है, ध्यान रखना R शुड बी एल्काइल ग्रुप, है ना, नॉट एराइल ग्रुप। लिख लो, R जो होना चाहिए वो एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, या साइक्लो ग्रुप भी हो सकता है, मतलब साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है, बट एराइल नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए, ऐसे वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो क्या बोल रही हूं मैं, अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हो बच्चा PCl5 के साथ, किसके साथ करवाते हो? क्या साइबा? वो बच्चे तब समझ में आएगा जब मैं SN1 SN2 करवाऊंगी। अभी ये ध्यान रखो, अभी नहीं समझ में आएगा तुम्हें, है ना? अभी तुमने क्योंकि रिएक्शंस नहीं किया ना बेटा, इसलिए। तो अभी क्या होगा ना, तभी मैं कह रही हूँ, अभी जो मैं बता रही हूँ प्लीज उसको ध्यान रखो। अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन या तो PCl5 के साथ करा रहे हैं, या PCl5 की जगह हो सकता है PCl3 हो,
PBr3 हो, है ना, PI3 हो या SOCl2 हो विच इज थायोडिल क्लोराइड। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है अगर क्लोरीन का सोर्स है आपके पास तो क्या करना है आपको, OH को हटा के कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लोरीन लगा देना है। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन लगा दो, आयोडीन है तो आयोडीन लगा दो। क्या बोला मैंने, अगर आपको अल्कोहल के साथ कहीं लिखा हुआ मिल जाता है PCl5 या SOCl2 या PCl3, तुम्हें कुछ नहीं करना, OH को रिप्लेस करके सिर्फ Cl लगाना है। क्लियर हो गया सभी को? बताओ। Yes, ma'am. ऐसे ही अगर अल्कोहल के साथ तुम्हें कहीं पे लिखा मिल जाए रेड फोस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, अब वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, तो कुछ नहीं करना, OH को हटा के क्या लगा देना, हेलोजन लगा देना और बस खत्म करके आ जाना। ठीक है। अगर तुम्हारे पास अल्कोहल के साथ आपको NB मतलब सोडियम ब्रोमाइड मिल जाए, ये रिएक्शन कम इंपॉर्टेंट है, ये याद रहे नहीं रहे चलेगा, और उसके साथ आप ले लो एसिड H2SO4, तो क्या करना होता है, Na2S सोडियम सल्फेट बाहर निकल जाता है और OH की जगह बच्चे Br लग जाता है। बच्चे रेड फोस, हाँ नहीं वो आगे करवाऊंगी मैं ये वाली लाइन। हाँ, रेड फोस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI भी ले सकते हो, बट अभी जो मैं रिएक्शन करवा रही हूँ प्लीज ये वाली करो। और हाँ, मैं एक बात और बता दूं आपको, जो ये मैं रिएजेंट लिखती हूँ ना, इस पे मेरे से झगड़ा कोई नहीं करेगा कि मैम यही क्यों लिया, यही क्यों लिया, क्या हम कुछ और नहीं ले सकते थे क्या? तो ध्यान रखना, हम ऑर्गेनिक में सिर्फ ये बता सकते हैं कि जो हमने रिएजेंट लिए है उसका काम क्या है, हमें काम से मतलब है, उसने क्यों लिया इस पे हम झंडा लेके नहीं खड़े हो सकते। समझ रहे हो, रिएजेंट का क्या काम है हम सिर्फ वो पता कर सकते हैं, और वही उसी से ही हमारा मतलब भी होना चाहिए। ठीक है। अभी कोई नहीं बोलेगा कि मैम PCl5 ले लिया, PCl2 क्यों नहीं लिया, PCl6, मतलब कुछ भी आपका जो भी दिमाग में आ रहा हो क्वेश्चन, वो तो अलग बात है। PCl2 तो क्यों ही लोगे, वो तो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो जो रिएजेंट लिया है ना उसका क्या काम है समझ लेना, वही हमें सीखना है ऑर्गेनिक में। तो ये मैंने आपको 4 रिएक्शन बताई हैं, इसमें से जो पहली 2 हैं, जो फर्स्ट 2 रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अपने दिमाग में बिठा लो। इवन अगर किसी ने NCERT ओपन करी हुई है ना, फर्स्ट क्वेश्चन देखना इन टेक्स्ट का, मतलब सोल्ड एग्जाम्पल तो नहीं है, अनसोल्ड एग्जाम्पल है, आपको मिलेगा SOCl2 वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे चलूं। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। उसके बाद है एल्कीन से हम कैसे हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। देखो बच्चे ना, गलत बात है, यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स आ गए थे और देखना 33 स्टूडेंट्स हैं और अभी 8 भी नहीं बचे हैं, है ना, अभी 8 भी नहीं बचे हैं। चलो, हाँ तो मैं क्या बोल रही थी आप लोगों को, एल्कीन से कैसे बना सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। कोई ट्राई करेगा क्या ये रिएक्शन, ये हमने हाइड्रोकार्बन में सीखी थी, बताएगा कोई कैसे होगा? Yes, ma'am. हाँ बताओ। मैम इसका बाय प्रोडक्ट होगा CH3CH2I। क्यों इसमें जो बोला इन्होंने ये? हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा। चलो, ये देखो HI का मतलब क्या है, पार्शली पॉजिटिव। अरे ये आनी चाहिए तुम सबको यार, ऐसे मत करो। क्या होगा, एक जगह H लग जाएगा और एक जगह क्या लग जाएगा, I लग जाएगा, यही I. तो बनेगा, और कुछ थोड़ी ना बनेगा। पाई बॉन्ड ही ब्रेक होगा ना, बिकॉज पाई बॉन्ड वीक है सिग्मा से। यहाँ पे क्या होगा, HBr, HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो कैसे होगी रिएक्शन बताओ? मैम मार्कोनिकोव फॉलो मैम होगा। मार्कोनिकोव रूल। ओके, तो ये मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोव्स रूल मैं बोलती हूँ, तुम सुनना क्या बोलता है। ये रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, यानी कि जो इसमें Br है, वो कहाँ जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, कम है। यानी कि जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है बच्चा, वो ये बनने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना? और जो आपका माइनर प्रोडक्ट यस मैम। बनेगा, यस मैम। ये वाला बनेगा माइनर। तो मेजर माइनर चलता है, ऐसा नहीं है सारा 100% ये बनता है, कुछ अमाउंट में कुछ परसेंटेज इसका भी बनता है। लेकिन एक्चुअल में ये मार्कोनिकोव्स रूल है क्या, मार्कोनिकोव्स रूल है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है। अगर मान लो आपके पास ये पाई बॉन्ड ब्रेक करने के 2 वे हैं, एक तो आप A साइड ब्रेक करो, एक आप B साइड ब्रेक करो।
ठीक है। अगर आप ए साइड ब्रेक करेंगे तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा विच इज योर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर आप बी की साइड ब्रेक करेंगे तो CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा विच इज योर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। एंड यू नो वेरी वेल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। क्या मैं बना के दिखाऊं या समझ में आ रहा है? आ मैम एक रहा बार है। बना के दिखा दो। ये देखो ऊपर देखना, अगर मैं ए वाली साइड ब्रेक कर रही हूँ बेटा, CH पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और CH2 पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो H को लेके ये बना लेगा, तो एक ये बनेगा। और अगर मैं बी वाले को करवाऊं तो क्या होगा, CH2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी है। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी है। तो यहाँ पे लग जाएगा Br और यहाँ पे लग जाएगा, तो ये दो प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो जो सेकेंडरी वाला होगा वही क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। समझे? यस मैम। अभी तो कोई डाउट नहीं है ना बच्चे? वो हाइड्रोकार्बन वाली पता नहीं तुमने मेरे साथ क्लास अटेंड की थी या नहीं की थी तुम सबने। तो हाइड्रोकार्बन वाली प्लेलिस्ट जो अपना इनफॉर्मल ग्रुप बना हुआ है ना, वहां पे ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ही है, वहां पे चेक कर लेना और प्लीज देख लेना, है ना। वहां पे मैंने डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई हुई है। और दूसरी चीज, अगर फिर भी किसी को नहीं मिलती है तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करना, आई विल गिव यू। आगे आओ। आगे क्या, यहाँ पे एल्काइन है बेटा। क्या है, एल्काइन है। एल्काइन में तुमने क्या डाला, HCl डाला। क्या डाला, HCl डाला। तो क्या होगा पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे Cl लग जाएगा, हाँ या ना। फिर एक और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक और Cl लग जाएगा। परम हाँ, किसी के पास है तो शेयर कर दो परम को। समझ में आया ये कैसे बना? पहले तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक Cl यहाँ लगा और एक H यहाँ। फिर एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक Cl यहाँ लगा और एक H यहाँ लगा, तभी ये वाला आके बन गया। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। है ना, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्थ में देखो क्या लिखा हुआ है, एल्कीन है HBr लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। परऑक्साइड की प्रेजेंस में वेरी गुड, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगता है। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगता है। ठीक है, ओके चलो। और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मोर, वेयर द नहीं नहीं, वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज हायर। कितने, किसमें हायर है, देखो ना किसमें ज्यादा है, ये वाला H2, तो यहाँ पे लिखोगे CH3 CH2 CH2 Br। और ये कौन से मैकेनिज्म से होता है बच्चा, रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। इसका मैकेनिज्म भी मैंने हाइड्रोकार्बन में समझा रखा है, तो प्लीज अभी तो मुझसे एक्सपेक्ट करना मत कि मैं मैकेनिज्म दोबारा कराऊंगी, है ना। ठीक है, तो मार्कोनिकोव्स रूल में हम बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखते हैं एंड एंटी मार्कोनिकोव्स में हम रेडिकल की स्टेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, रेडिकल मैकेनिज्म से होता है आपका मैकेनिज्म, कौन से वाला, एंटी मार्कोनिकोव्स वाला, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ या ना। यस हाँ, ऐसा नहीं है, हाँ, Yes, ऐसा ma'am. नहीं है कि 100% यही बनेगा, ये आपका मेजर होता है। और जब आप BrCH के साथ लगा दोगे बच्चे, वो आपका माइनर होता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ, आई थिंक आप समझ भी गए होगे। ये बोल रही हूँ मैं, CH3 CH Br CH3, तो ये माइनर होता है जब आप एंटी मार्कोनिकोव्स लगाते हो। हाँ जी, हैंड रेस किया है, कुछ हुआ? मैम जहाँ पे हाइड्रोजन कम होती है वहां पे लगेगा ना Br, तो एंटी मार्कोनी में जहाँ हाइड्रोजन कम हो वहां पे होगा ना। नहीं 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 नहीं, जहां पे हाइड्रोजन कम होता है वहां पे मार्कोनिकोव्स रूल लगता है बेटा, और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वहां हम एंटी मार्कोनिकोव्स रूल बोलते हैं। अभी तो समझाया मैम ना आपने बेटा। CH2 के पास में फिर Br क्यों लगाया, वहां पे तो कम है। कहाँ कम है बेटा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, देखो ना, और यहाँ पे 1 है, देख पा रहे हो? क्या हुआ आकृति, ओके मैम। क्या हो रहा था, आई मीन किस चीज में प्रॉब्लम आ रही थी? मैम हमें लगा ना कि एंटी मार्कोनिक रूल में जहाँ हाइड्रोजन कम होता है वहां पे लगता है, और मार्कोनिक में ना ना जहाँ ना हाइड्रोजन। ना ना, थोड़ा उल्टा बोल दिया आपने, इसको लिख लो, अगर भूल रहे हो तो लिख लो कहीं पे।
ठीक है। Okay. एंटी मार्कोनिकोव्स में नेगेटिव पार्ट बोल रही हूँ मैं, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होते हैं, एंड मार्कोनिकोव्स में वाइस वर्सा चलता है। ठीक है। अगर मैं तो सच्ची बताऊं, मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को नहीं बोलती कि मार्कोनिकोव्स रूल से रट्टा मार के अपना प्रोडक्ट बना के आओ। मैं हमेशा ये बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि जब भी आपको लगे कि यहाँ पे मार्कोनिकोव्स रूल लग रहा है, या इवन ना भी पता हो, आपको कैसे पता लगाना है, स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकेटाइन की। तो हमेशा बोन ब्रेक करके देखा करो कि कहाँ पे जो है कहाँ पे जो है स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, रट्टा वट्टा छोड़ दो। साइबा बच्चे, सिग्मा बॉन्ड कैसे ब्रेक करा दोगी बेटा? पाई बॉन्ड वीक होता है ना सिग्मा से, तो पाई बॉन्ड को ही वीक कराओगे ना, है ना? लॉजिक है ना? चलो, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, इथीन है। आपने इथीन में क्या डाला, ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। ये आपको रिएजेंट मिलता है लैब में, ब्रोमीन वाटर के नाम से, या ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड, ये भी पड़ा होता है। तो बेसिकली होता क्या है, पाई बॉन्ड को हटके एक बीआर यहाँ पे लग जाता है और एक बीआर यहाँ पे लग जाता है, लाइक दिस, और इसका नाम होता है विसिनल डाइहैलाइड। क्या होता है बेटा? विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाई। विसिनल क्या होता है? अगर दो एडजेसेंट कार्बन पे लगा हुआ है। अगर एक ही कार्बन पे लगा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं जेमिनल डाइलैड। जेमिनल। ठीक है। और ये क्या होता है, कलरलेस होता है। ये क्या होता है बच्चा, कलरलेस होता है। तो यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो आप, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर अनसैचुरेशन। अगर आपको ये पता लगाना है कि आपके कंपाउंड में या आपके सैंपल में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हो, ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट करते हो। होता क्या है, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने आपको सैंपल दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा लोगे, स्पेचुला में डालोगे, उसके ऊपर से डालोगे ड्रॉप वाइज ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड की, जो कि होता है रेड ऑरेंज कलर का या रेड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है। अगर तो ध्यान से सुनना, अगर तो आपके सैंपल में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो उसका रेड ऑरेंज कलर से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, और हमें ये Colourless. पता लग जाता है कि हमारे सैंपल में क्या है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अगर रेड ऑरेंज कलर एज इट इज रहता है तो इट मींस सैचुरेशन। हाँ, आर सैंपल डज नॉट कंटेन अनसैचुरेशन। ठीक है, कोई मैम अनसैचुरेटेड पीछे वाला एक कंपाउंड रिएक्शन नहीं है। थी, हाँ परम, पिछली स्लाइड में एक रिएक्शन थी, उसमें विसिनल डाइलाइड भी तो बन सकता था। कहाँ पे, कहाँ पे बेटा? ये वाला बोल रहे हो क्या? कहाँ गया? ये थर्ड वाला बोल रहे हो? यस। देखो इधर बना के देखते हैं, यहीं पे बनाते हैं। अलग चीज है परम, सॉरी परम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, दो दो एच सेम है। ठीक है, दो दो एच सेम है। एक बात बताओ, चलो मैं आपकी तो समझते हैं, चलो एक काम करते हैं। यहाँ पे आप कह रहे हो ना कि एक जगह ही लग सकते हैं दोनों बीआर, यही बोल रहे हो ना? मैम उस वाले में बन सकता था ना ये विसिनल डाइलाइड। कैसे बनेगा देखो ना, चलो वही बनाते हैं हम। ये क्या है, एल्काइन था, राइट? चलो, तो हमने क्या डाला था उसमें, Cl2 डाला था ना, सॉरी HCl डाला था। ठीक है, पहली बात तो है वहां पे, यहाँ पे बच्चा Br2 था और यहाँ पे HCl है, तो पहले तो यही अपना डाउट क्लियर कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी क्या लगता है बच्चा, मार्कोनिकोव्स रूल लगा था। कहाँ पे जाएगा Cl, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, एक पाई बॉन्ड हटेगा। कैसे हटेगा, ऐसा समझे? तो एक पे जाएगा Cl और एक पे जाएगा H, हाँ या ना? हाँ हाँ मैम, हो या गया ना? हो गया। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव Yes, पार्ट ma'am. कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर, अब तो आई थिंक आ गया होगा। फिर एक और पाई बॉन्ड हटेगा तो कहाँ जाएगा नेगेटिव पार्ट, जहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो यही बनाया था मैंने। मैम जेमिनल हो गया ना फिर। हाँ, ये जेमिनल बोल सकते हो इसको। नहीं, जेमिनल भी नहीं बोल सकते हो, वो अलग से होता है बच्चा, ऐसा कुछ होता है उसमें। यहाँ पे हेलाइड्स होते हैं, इसको आप बोलोगे जेमिनल, कॉर्नर पे जो है। ठीक है, ओके। हाँ। उसके बाद आगे चलते हैं, एलाइलिक हेलोजिनेशन। क्या लिखा हुआ है ये, एलाइलिक हेलोजिनेशन। अभी ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हम अभी हमने क्या किया, अगर मैंने ये एल्कीन लेती
और मैं इसमें डालती Cl2Br2, तो आप लोग क्या बना के आते, ये बना के आते ना, हाँ या ना, हाँ या ना, यही मैम सीखा है स्क्रीन ना अभी फ्रीज तक होगी। आपने अभी तक ये आपने जो सीखा है ना वो बताओ, अपना अपना छोड़ो, अब आप क्या सोच रहे हो, यही बना के आते जितना सीखा है। यस मैम। चलो ठीक है, आप मुझे बता दो आप क्या बनाते फिर, आप क्या बनाते, परम आप कुछ कह रहे थे, बताना। मैम मैं बोल रहा था स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। अच्छा स्क्रीन फ्रीज हो गई, अभी शो हो रहा है क्या सब कुछ? अब हो गई, हो गई। अच्छा ठीक है, तो जितना मैंने सिखाया है उसके अकॉर्डिंग ये बना के आते, बट यहाँ पे क्या लगता, काटा लगता। क्यों काटा लगता? क्योंकि देखो अभी ना रिएक्शन कंडीशन चेंज हो गई आपकी, तो रिएक्शन कंडीशन चेंज होंगी ना तो आपका उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी चेंज होगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिखाया था मैंने, Cl2Br2 के साथ कुछ और नहीं था, जबकि यहाँ देखो क्या है, Cl2Br2 के साथ आपका हाई हाई टेम्परेचर भी टेम्परेचर। मेंशन है। और ध्यान रखना, जब भी आपका एल्कीन है, एल्कीन है और वहां पे हेलोजन की प्रेजेंस में, या तो वो हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो रही है वो रिएक्शन, या सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो ध्यान रखना वहां पे रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और उस केस में क्या होता है, एलाइलिक हेलोजिनेशन होता है। कैसे? आपको पता है एलाइलिक कार्बन कौन सा बच्चा, ये वाला, हाँ या ना? तो यस यहाँ पे मैम। क्या होता है, Cl लग जाता है आगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसलिए बोला है एलाइलिक हेलोजिनेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एनबीएस, एनबीएस क्या होता है, आपने आई थिंक फर्स्ट टाइम देखा है, तो ध्यान रखना, एनबीएस इज व्हाट, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, एंड इसका स्ट्रक्चर ये होता है। अगर स्ट्रक्चर भी ध्यान नहीं है तो चलेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एनबीएस किसका सोर्स है, ब्रोमीन का सोर्स है। और आपको पता अगर हेलोजन आ गया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होगी, एलाइलिक हेलोजिनेशन होगी, यानी कि एलाइलिक पोजीशन पे, एलाइलिक कार्बन पे क्या लग जाएगा बच्चा, ब्रोमीन लग जाएगा। क्लियर है सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ओके। तो आजकल क्या होता है ना पेपर में, ये वाला तो ना बहुत पहले भी देते थे, एग्जामिनर को भी पता है कि अगर स्टूडेंट्स को ये लिख के दिया ना वो समझ जाएंगे झट से। तो आजकल क्या होता है ना, एनबीएस देने लग गए हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए कि एनबीएस होता क्या है। तो आपको ध्यान रखना है एनबीएस क्या होता है, ब्रोमीन का ही सोर्स होता है, वैसे इसका पूरा नाम होता है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। एंड ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर और परोक्साइड हो या सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, आपका रेडिकल मैकेनिज्म होता है। कई बार अगर क्वेश्चन को बहुत इजी करना हो तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ओके उसके बाद ये देखो, ये कैसे होगा मैकेनिज्म, सेम, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिल, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो ये भी क्या है, क्लोरीन का सोर्स है, हाँ या ना? तो इसमें भी क्या होगा, एलाइलिक हेलोजिनेशन होगा, क्योंकि क्या है, सनलाइट है ना। बोलो ना यार, रिस्पॉन्स दो ना, यस मैम। रिस्पॉन्ड करो। यस मैम। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। देखो अभी ये क्या है ना, एल्केन दे दिया, अब यहाँ पे एल्कीन तो है नहीं जहां पे हम सोच सकें कि एलाइलिक हेलोजिनेशन होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा ना ओपन करो, इसको इसको थोड़ा सा ओपन करो और देखो हो क्या सकता है। ये वैसे मैंने हाइड्रोकार्बन में बहुत डिटेल में करवाया था, बट मुझे ये यहाँ पे भी करवाना पड़ेगा क्योंकि जरूरी है करवाना। यहाँ पे क्या है बेटा, Cl2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि आपको पता है यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म होना है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन किसका बच्चा, CH का। इस तरह से रेडिकल बनेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपको यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है। क्या मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवा सकती हूँ ना, हाँ या ना? चाहे मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाऊं, चाहे ये वाला करवाऊं, चाहे ये वाला करवाऊं, एक ही बात है, क्योंकि तीनों एच सेम है, हाँ या ना? बोलो। यस मैम। अच्छा, मैम। अगर मान लो मैं इस साइड से करवाने लगूं तो ये भी सेम होगा, चाहे आप इनमें इन तीनों में से कोई एच करवा लो या इन तीनों में से किसी का CH करवा लो, क्योंकि इक्विवेलेंट है, सिमेट्रिकल है सिस्टम। देख पा रहे यस हो? मैम। तो मैंने क्या किया, सपोज मैंने ये वाला करवा लिया, CH2 का रेडिकल बना लिया, बाकी सारा सेम, CH2 CH2 CH3। ठीक है, एक तो मेरा ये बन गया। और क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं ये वाला CH बॉन्ड ब्रेक करा दूं या ये वाला करा दूं, एक ही बात है। तो कौन सा बनेगा, CH3 CH2 CH का रेडिकल CH3, क्या यही बनेगा, हाँ या ना? ये बनेगा। यस अच्छा, मैम।
और आप मुझे ये बताइए इनमें से स्टेबल कौन सा है? मैम सेकंड वाला। वाई? क्योंकि सेकेंडरी है। सेकंड है। और आपको पता है Cl है, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होगा और यहाँ पे आके लग जाएगा। Cl रेडिकल मिल रहे हैं ना आपको, तो एक तो H रेडिकल के साथ कंबाइन होकर HCl बना लेगा और Cl यहाँ लग जाएगा। ऐसे अगर आप प्राइमरी के केस में बना तो ये बन जाएगा, लेकिन मेजर कौन सा होगा बच्चा? ये वाला होगा। समझे? मेजर कौन सा होगा? सेकेंडरी वाला होगा। क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे करते हैं, फिर मैं तुम्हें 5-10 मिनट का ब्रेक दे दूंगी। हाँ, अगर आपको हाई टेम्परेचर या सनलाइट वाली कंडीशन नहीं दे रखी होती देन आप अपना जो मार्कोनिकोव्स रूल है वो लगाते, ये ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद बच्चे ये देखो, ये सारी वही रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन वाली। पता नहीं आपको याद आ रही है या नहीं आ रही है, अगर 11th में पढ़ा है तो, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आयोडोनेशन। अगर आपने पढ़ा हो तो आयोडोनेशन रिएक्शन बच्चे जो होते हैं रिवर्सिबल होती है। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से देखो, अगर मैं मान लो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लेती हूँ और उसकी रिएक्शन कराती हूँ I2 की प्रेजेंस में, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? Cl2 और Br2 की रिएक्शंस पढ़ते आ रहे हैं, है ना? लेकिन अभी मैं क्या ले रही हूँ? CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ I2, तो क्या बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे CH3I और HI बाहर निकल जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अभी ये HI Yes, क्या ma'am. होता है बच्चा? HI होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है बेटा? HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को क्या करे? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे देखो इसमें I की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और 0, तो एकदम से जैसे जैसे HI बनता है ना रिएक्शन में, तो फटाक से क्या करता है? वापस I2 में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए आयोडोनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल है। लेकिन हमें तो कुछ करना पड़ेगा, जैसे जैसे HI बन रहा है वापस से I2 बन रहा है, तो जब तक I2 ही बनता जाएगा तो हमारी रिएक्शन कैसे होगा? हमें HI को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रोसीड कराना है। इतना समझ में आया? पहले ये बताओ। Yes, ma'am. क्योंकि Yes, जैसे जैसे HI बन रहा है वो तो वापस I2 में कन्वर्ट कर रहा है ड्यू टू रिड्यूसिंग एजेंट बिहेवियर ऑफ HI। तो हम क्या करें? तो हमें बच्चे रिएक्शन करवानी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं तो होगा क्या? जैसे ही HI बनेगा, मान लो रिएक्शन में मैंने थोड़ा सा HiO3 डाल दिया, पर आयोडिक एसिड, है ना, इसका नाम होता है पर आयोडिक एसिड। तो जैसे ही ये मैंने रिएक्शन में डाला ना, तो जैसे जैसे HI बनता जाएगा ना, एक्सपेरिमेंटली है ये सारा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, तो जैसे जैसे HI बनता जाएगा HiO3 क्या करेगा? इसको वापस से I2 में ही कन्वर्ट करता जाएगा। समझ रहे हो? और जितना हमारा आयोडीन होगा फिर उतना CH3I बनता जाएगा, HI बनता जाएगा, लेकिन HiO3 क्या करेगा? उसको खत्म करता जाएगा। तो हमारी रिएक्शन क्या है? फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लग गई है। और ये भी तुम्हारा नीट और जेई का क्वेश्चन है। डायरेक्ट पूछते हैं कि आयोडोनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो बताओ इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसमें ऑप्शन में मिलेगा, क्या कर सकते हो आप? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो लाइक HiO3 या HNO3। ठीक है जी, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, अभी बात करते हैं, हमने क्लोरीन की बात कर ली, हमने ब्रोमीन की बात कर ली, हमने आयोडीन की बात कर ली। एंड व्हाट अबाउट फ्लोरिनेशन? क्या ये रिएक्शन हो सकती है? तो तुम देख के बता दोगे। नहीं वाली मैम। रिएक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। नो मैम। क्यों नहीं हो सकती? जल्दी बताओ। मैम क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटा होता है इसलिए, और नहीं, फ्लोरीन एक्सप्लोसिव होता छोटा है। तो ठीक है, छोटे की बात ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात भी ठीक है, लेकिन ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा वायलेंट होती है, एक्सप्लोजिव होती है। अगर आपने कभी देखा हो ना, फ्लोरीन को यूज ही नहीं करते ही नहीं फ्लोरीन को यूज। अगर आपने ब्रोमीन लैब में देखा होगा, उस पे भी हम डर डर के हाथ लगाते हैं, उसको डर डर के हाथ यूज करते हैं। एंड टीचर कहते हैं कि ग्लव्स पहन के ब्रोमीन को यूज करना चाहिए। ब्रोमीन को, नॉट ब्रोमीन वाटर को, मैं प्योर ब्रोमीन की बात कर रही हूँ। और
ब्रोमीन की एक ड्रॉप आपके ईयर में होल करने के लिए काफी है। तो ब्रोमीन ही थोड़ा डेंजरस हो जाता है, उसको भी ऐसा नहीं है, लैब में यूज करते हैं, थोड़ी प्रिकॉशंस लोगे तो डेफिनेटली यूज कर पाओगे। एंड क्लोरीन को तो आपको हाथ भी नहीं लगाने देंगे, क्लोरीन को तो पूरा पीपी किट वगैरह डाल के अगर क्लोरीन वाटर बनाना है तो वैसे। तो फ्लोरीन को तो ये लगा लो यूज ही नहीं करते, बहुत ही डेंजरस है, तो वो मतलब अवॉइड करते हैं इतनी एक्सप्लोजिव रिएक्शन करवाने का। तो अब हम क्या करें? अब हमने CH3Br बना लिया, CH3Cl बना लिया, CH3I का भी जुगाड़ कर लिया, लेकिन ये कैसे बनाए? अब हम ये कैसे बनाएंगे? इसका इसको जानेंगे हम 8:30 पे। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे इसको हम देखेंगे 8:30 पे। समझ रहे हो? यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो अभी 8:10 हुई है, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, हम 8:25 पे मिलते हैं दोबारा। ठीक है, मीटिंग यहीं पे ही रहने दो। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो कुछ खाना पीना खा लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वी विल मीट एट 8:25 PM। ठीक है, चलो कुछ खा लो, मैं भी। ठीक है, ब्रेक है, ओके। स्टूडेंट यहाँ पे हो क्या आप लोग? यस मैम। यस मैम। हाँ, आपका ना एक और लिंक आया है ग्रुप में, एक बार चेक करो।
8, 9, 10, 11 वाले ग्रुप में एक लिंक आया है, यस मैम। तो आप लोग उसी लिंक से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर 8:30 पे। एंड जो ग्रुप 12, 13, 14 के, मैं उनको लिंक शेयर कर रही हूँ उनके ग्रुप्स में, ठीक है? ओके मैम। हाँ ठीक है, अभी यहाँ से लीव कर दो।